आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य देश में निकाला। इस वक्त हमारे साथ जो पत्रकारों को संबोधित करेंगे, प्रदेश के सीनियर और जाने पहचाना चेहरा है, आप शख्सियत को जान चुके होंगे। मुख्य प्रवक्ता एवं कौशल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं फॉरेस्ट निगम कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन खाची साहब, मेरे दाईं ओर बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सुरेश बंधु जी और महिला शक्ति का नेतृत्व करने वाले प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जैनब मैडम जी, और मैं जीएस तोमर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं चाहूँगा कि प्रेम कौशल जी आज की प्रेस वार्ता को शुरू करें। थैंक यू। मेरे साथ आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री केर सिंह खाची जी, जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन भी हैं, हमारी बड़ी बहन आदरणीय जैनब चंदेल जी, महिला कांग्रेस की हमारी बहुत डायनामिक अध्यक्ष हैं, भाई तोमर जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे कलीग हैं, प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र बंधु जी सीनियर कांग्रेस लीडर, और आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित शिमला के आदरणीय पत्रकार साथियों, आप सबका इस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वार्ता के माध्यम से मैं 2-3 बिंदुओं के ऊपर आप लोगों के माध्यम से चर्चा करूंगा। कुछ लोग जो पिछले दिनों कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर कांग्रेस पार्टी के विषय में कई तरह के बयान और कई तरह की मीडिया के माध्यम से चर्चाएं कर रहे हैं, जिनमें मुख्यतः मैं बात करना चाहूँगा हर्ष महाजन जी की। हर्ष महाजन जी ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और पत्रकार वार्ताओं में भी अलग अलग चैनल्स के माध्यम से भी कांग्रेस पार्टी को लेकर और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को लेकर और हिमाचल प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कई तरह की बातें उन्होंने पिछले दिनों में कही हैं। और ये मैं समझता हूं कि बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि एक व्यक्ति जिसका राजनीतिक परवरिश, राजनीतिक पालन पोषण कांग्रेस पार्टी ने किया, जिनका पूरा जो राजनीतिक कैरियर है शुरू से लेके कांग्रेस पार्टी में बना, कांग्रेस पार्टी में निखरा, और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो रही है, इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। ये तो वैसे ही हुआ जैसे माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, उसको बड़ा करती है, पैरों पे खड़ा करती है, और जब पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ना कभी ख़त्म हुई ना कभी ख़त्म होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की जनता के दिलों में रहती है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिसको ख़त्म करने के लिए जितनी मर्जी ताकत जो कांग्रेस विरोधी शक्तियां हैं लगा लें, कांग्रेस पार्टी को कोई ताकत, कोई शक्ति जो है इस देश के जो लोग हैं, इस देश की जो जनता है, उसके दिलों से ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये कहना कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है, पहली बात तो ये है कि इसी के ऊपर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज करते हैं। और हर्ष महाजन से कहना चाहता हूँ कि ये वैसा ही कथन है जैसे कोई माँ, मैंने जैसा कि कहा, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, शिक्षित करती है, पैरों पे खड़ा करती है, और जब वो बड़ा हो गया, माँ थोड़ी सी बीमार हो गई, बूढ़ी हो गई, तो उसको छोड़ के जो है वो चल दिए। तो ये अधर्म कहा जाता है इस चीज़ को, जो हर्ष महाजन जी कह रहे हैं, इसको मैं अधर्म से जोड़ूंगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जिस कांग्रेस ने बच्चे की तरह उनका पालन पोषण किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने उनकी राजनीतिक परवरिश की, इस मुकाम तक पहुँचे, बड़े बड़े पदों पर रहे, प्रदेश में कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रहे, पार्टी के अंदर वर्किंग प्रेसिडेंट तक उनको बनाया गया,
यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और तमाम बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको लगातार उनके राजनीतिक जीवन में मिलती रही। लेकिन आज क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं शायद कांग्रेस पार्टी में रहते उनको लगा कि पूरी नहीं हो सकती, और उसी वजह से वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। और मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि अच्छा हुआ वो 2022 के चुनावों से पहले कांग्रेस को अलविदा कह के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगर कांग्रेस में ही रहते तो शायद, क्योंकि वो थोड़ा उनकी जो टोटल कार्यप्रणाली रही है वो नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव रही है हमेशा से, कांग्रेस में रहते तो शायद कांग्रेस पार्टी को नुकसान करते अंदर रह के, तो चले गए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। हम बड़े धन्यवादी हैं उनके, वो सही समय पे चले गए और उनके जाने के बाद जो कांग्रेस में कोई इस तरह की कोई नेगेटिविटी हो सकती थी, कोई डिस्ट्रक्टिव कार्यप्रणाली हो सकती थी, उससे कांग्रेस बच गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बयानबाजी अगर आप करेंगे, हर्ष महाजन जी, लंबा रिश्ता और राफ्ता कांग्रेस के लोगों का आपके साथ रहा है और कांग्रेस पार्टी ने अपना बहुत बड़ा जीवन जो है वो व्यतीत किया है। आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आपको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आपकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को लेके, अगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेके, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेके अगर आप गैर जिम्मेदाराना बातें करेंगे तो उसका दुगनी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी आपको जवाब देगी। आप ये ना समझें कि आपके साथ किसी तरीके का जो पुराने संबंध कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हैं, उन संबंधों के चलते आपके साथ किसी तरह का लिहाज कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो करेंगे। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने बहुत बड़ा खेला हिमाचल प्रदेश की राजनीति में करने का प्रयास किया राज्यसभा के चुनावों के माध्यम से। आपने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, हमारे कुछ विधायकों ने आपको वोट दिया, आप उनको भाजपा में लेके चले गए, उनको भी मुबारक जो चले गए, अच्छा किया उन्होंने भी। आज हो क्या गया है, जो लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की राजनीति कर रहे हैं, जिन लोगों को विचारधारा से किसी पार्टी की लेना देना नहीं है, जिन लोगों को देश से लेना देना नहीं है, जिन लोगों को इस देश की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, जो राजनीति में सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं, आज वही लोग दल बदल करके इधर उधर जा रहे हैं। और जो लोग गए वो भी इसी प्रवृत्ति के लोग थे, उनके जाने का हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, वो चले गए, उनको बधाई हो। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हर्ष महाजन कभी किसी के नहीं हुए, जो गए हैं इनके कहने से वो किसी गलतफहमी में न रहें। हर्ष महाजन ने उनके साथ भी खेला किया है, राजनीतिक तौर पर उनको शहीद किया है, उनकी बलि ली है। भारतीय जनता पार्टी में जाकर जो 6 हमारे दल बदलू गए हैं, जो 6 हमारे गद्दार कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जिन्होंने अपना ईमान बेचा, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। टिकट उनको मिल गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को देखें, अभी जो टिकटों का आवंटन भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया है, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने ही बड़े बड़े नेताओं के टिकट जो हैं वो काट दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जिनको लगता है कि हम चले गए और हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित है, उनके हाथ में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं लगेगा। और मुख्यमंत्री को लेकर हर्ष महाजन जी बातें कर रहे हैं, अनुभव नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, और कई तरह की बातें उन्होंने की हैं। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो महाजन साहब जैसा आप कर सकते हैं वैसा कौन कर सकता है? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही था जिसके तहत आप हमारे विधायकों को लेकर भाजपा में चले गए। अब इस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सुक्खू जी की नहीं करते, क्योंकि वो तो संगठन से निकले हुए हैं, ना उनको करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तो आप मास्टर हैं। लेकिन सरकार के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 14-15 महीने का जो शासनकाल है उसमें आउटस्टैंडिंग काम किया है। और एक ऐसा प्रदेश जिसमें इतना बड़ा डिजास्टर आया हो, इतिहास का सबसे बड़ी त्रासदी आई हो, और जिस प्रदेश की आर्थिक दशा कमज़ोर हो, खराब हो, उस आर्थिक दशा के खराब होने के बावजूद प्रदेश को इतनी बड़ी आपदा से बिना केंद्र सरकार की मदद के, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों की वजह से भी चलते भी बाहर निकाल के लेके आना और लोगों को जितनी आशा की जाती है उससे कई गुना ज़्यादा राहत देना, मदद देना, ये कोई छोटा काम नहीं है जो हमारी सरकार ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है। तो आपके जो आरोप हैं
आपकी जो चर्चाएं हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और मैं समझता हूं, और आप उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिस व्यक्ति ने अपनी सारी पूंजी कमाई जो थी, चाहे बच्चों की थी चाहे पत्नी की थी, लाखों रुपया 50 लाख से ऊपर की रकम जो है वो आपदा राहत कोष में दान कर दी। महाजन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है आपसे, आप बताएं इस चीज को कि उस त्रासदी में हर्ष महाजन ने कितने पैसे, कितना अनुदान आपदा राहत कोष में दिया। आप 51 लाख तो दूर की बात है, 51 रुपए देते हुए भी मुझे समझता है कि आपको परेशानी होगी। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति आप टिप्पणी ना करें जिसने अपनी पूरी पूंजी जो है आपदा राहत कोष में दे दी हो। केंद्र सरकार के षड्यंत्रों और भाजपा नेताओं के षड्यंत्रों के बावजूद प्रदेश को स्वावलंबी आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में सकारात्मक कार्य करते हुए 20% जो इकॉनमी है उसको बढ़ाया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो आप कैसे कह सकते हैं केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही? केंद्र सरकार ने जो लोन लेने की लिमिट थी उसको कम किया, फॉरेन फंडिंग से जो डेवलपमेंट स्कीम्स चलती थी उस पर कैपिंग लगाई। इस सारी चीज़ों के बावजूद राहत भी दी, डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं और रोजगार भी मिल रहा है। आप उन लोगों के साथ चले गए जिन्होंने हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा किया, हिमाचल के युवाओं के साथ छल किया, और जिस सरकार ने, जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नौकरियां बिकती रही, पेपर लीक होते रहे और जो पैसे देके ले सकते थे नौकरियां, उनको नौकरियां मिली। जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनके साथ अन्याय हुआ, आप उनके साथ जाके खड़े हो गए। जो ओपीएस के विरोधी हैं आप उनके साथ खड़े हो गए। जो आज महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने का विरोध कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जाके उसको रोकने का काम कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हो गए। तो किस तरीके से आप हिमाचल के हितैषी हैं, किस तरीके से आप लोग जो हैं वो जनता के हितैषी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसी के साथ हर्ष महाजन जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो भूमिका है भारतीय जनता पार्टी में, वो जैसे मैच फिक्सिंग नहीं होती है, मैच फिक्सिंग करने वाले ब्रोकर्स होते हैं, आप उस भूमिका में हैं। मैं देखता हूं कई लोग सोचते देखते हैं, देखो जी हर्ष महाजन ने तो कमाल कर दिया, एमएलए तोड़ दिया। आपकी कोशिश तो सरकार गिराने की थी, 6 विधायक लेके जाने की कोशिश थी। आपका प्रयास हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने का था, आप उसमें असफल हुए और आप वो 6 विधायक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ले जाकर आप नायक की तरह अपने आप को प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर्ष महाजन हिमाचल की राजनीति के बहुत बड़े नायक हैं। नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी नायक नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई शब्द अगर है तो वो खलनायक शब्द है, ये मैं कह रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जरूर इसको मेंशन करें कि नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव वर्किंग करने से कोई नायक नहीं, खलनायक बनता है। तो आप नायक नहीं हैं, हिमाचल की राजनीति के आप खलनायक हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और बाकी जो विधायक हैं हमारे जो यहाँ से गए हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उन्होंने एक पॉलिटिकल सुसाइड की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते थे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए, हमारा दम घुट रहा था। अब रूलिंग पार्टी के विधायक थे। एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी कांग्रेस की सरकार है और ये जो लोकसभा के और विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रहने वाली है। तो आप कहते हैं कि आपकी बात सरकार सुन नहीं रही थी, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे थे। एक तो आप सबके सब पराजित होने वाले हैं, हारने वाले हैं, आप में से एक भी जीतने वाला नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता इस धनबल की, खरीदो फरोख्त की और दल बदल की राजनीति को प्रोत्साहित करने वाली नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं रही है, ये हमारा पॉलिटिकल फैशन नहीं रहा है। तो ये तो पहली बात है कि होने वाला नहीं है। और अगर कोई एक आध जीत भी जाता है तो आप विपक्ष के विधायक होंगे, भाजपा पे विधायक होंगे, सरकार कांग्रेस की होगी, वही सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री होंगे, तो आप किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे? आपने छल किया लोगों के साथ, आपने कपट किया जनता के साथ, आपने विश्वासघात किया उस पार्टी के साथ जिसने विश्वास करके आपको हाथ का चुनाव चिन्ह दिया, जिसके ऊपर आप जीत के आए।
हिमाचल प्रदेश का ये चुनाव, मैं समझता हूँ, खासकर मैं उपचुनावों की बात कर रहा हूँ, ये देश की राजनीति में एक नज़ीर स्थापित करने जा रहा है। और ये जो देश के अंदर दल बदल की, धन बल की और खरीदो फरोख्त की राजनीति चल रही है, जिसमें विचारधारा कहीं नहीं बची है, इस राजनीति को ब्रेक लगाने का काम, हतोत्साहित करने का काम हिमाचल प्रदेश की जनता इन चुनावों में करने वाली है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर आप उन ताकतों के साथ जा रहे हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नफरती वायरस है जो अगर देश के अंदर, समाज के अंदर फैला तो भारतीय जनता पार्टी का यह नफरती वायरस जो है इस देश को तोड़ेगा, इस समाज को तोड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी, कल कंगना रनौत का भी मैं सुन रहा था, पाकिस्तान का जिक्र कर रही थी, मोदी पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेना के पराक्रम से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, दुनिया का नक्शा बदला है कांग्रेस पार्टी ने। आप उस कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की दुआएं पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आप अंदर से इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने खोखले हो चुके हैं कि आपके पास इस देश के मुद्दों की बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए आप कभी किसी संप्रदाय की बात करते हैं, आप कभी जो है वो किसी देश की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास मुद्दों की राजनीति करने का मादा ही नहीं है। आप मुद्दों की राजनीति कर ही नहीं सकते, मुद्दों की राजनीति करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। यही चंद बातें मुझे आप लोगों के माध्यम से कहनी थी। आपकी तरफ से अगर कोई सवाल हो जो मैंने कहा है इन मुद्दों से संबंधित, तो आपका स्वागत है। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि पूर्व में जो सांसद कांग्रेस के मंडी से रहे उन्हें कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन जो 1000 करोड़ रुपए जो मंडी के लिए दिया गया था वो भी कांग्रेस सरकार बनते ही वापस ले लिया गया। 1000 करोड़ कहाँ से आया था, किसने दिया? केंद्र सरकार से जो 1000 करोड़ दिया गया था वो बोले वो भी वापस ले लिया गया। केंद्र सरकार का जहाँ तक प्रश्न है, पहले तो मैं जयराम जी के बारे में कुछ कह लूँ। ठाकुर जयराम जिस दिन से प्रदेश की जनता ने उनको बेदखल किया है मुख्यमंत्री की कुर्सी से, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो दिन प्रतिदिन ठाकुर जयराम हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। जो भूमिका उनकी त्रासदी के दौरान रही है, उस भूमिका से ठाकुर जयराम ने अपना बहुत नुकसान किया है। और इस वक्त ठाकुर जयराम की स्थिति ये है कि मंडी का जो संसदीय चुनाव क्षेत्र का चुनाव हो रहा है उसमें बुरी तरह से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं। और आप देखिए, कल कंगना जी का नॉमिनेशन था। कंगना ने एक पोस्टर निकाला, अपने नॉमिनेशन के लिए अपील की थी और उस पोस्टर से ठाकुर जयराम और जेपी नड्डा का फोटो गायब है। ठाकुर जयराम की उस पोस्टर के ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फोटो है, बाकी हिमाचल के किसी नेता का फोटो नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उनका फोटो नहीं है। जयराम ठाकुर पूरी तरह से फंस चुके हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की राजनीति में और वो अपने आप को इस वक्त उनको पूरी तरह से जो है वो नजरअंदाज भी किया जा रहा है। कंगना रनौत किसी को नहीं मान रही अपने आगे, तो वो बुरी तरह से घिर चुके हैं, उनके गले पड़ चुका है ये इलेक्शन। तो इस वजह से उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस तरीके की बातें वो इसलिए कर रहे हैं। और डिजास्टर मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कल कुल्लू में था, जो त्रासदी हुई है और उस त्रासदी में जो भूमिका जयराम ठाकुर की और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के प्रति रही है, वो बहुत ज़्यादा फैक्टर जो है इस चुनाव में काम कर रहा है और उसका बहुत बड़ा नुकसान जयराम ठाकुर को व्यक्तिगत तौर पर और भारतीय जनता पार्टी को ओवरऑल उसका जो है वो होने जा रहा है। इसलिए जयराम ठाकुर फ्रस्ट्रेशन में जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी ने बतौर सांसद, जो सांसद निधि उनको मिली, उसका पूरा इस्तेमाल किया। डिजास्टर आया, घर घर गई, खड्डों में, नालों में, घरों में, जहाँ जहाँ लोग प्रभावित थे, हर प्रभावित से मिली। और प्रदेश सरकार ने, केंद्र ने तो मदद ही कोई नहीं की हिमाचल प्रदेश की। केंद्र ने तो सौतेला व्यवहार किया हिमाचल प्रदेश के साथ, जिसका हिसाब इन चुनावों में होगा, चाहे वो उपचुनाव है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव में। लोग करेंगे, जनता करेगी। केंद्र ने कोई मदद नहीं की। जो जिस मदद की बात जयराम ठाकुर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जयराम ठाकुर तो हिमाचल प्रदेश के अपराधी हैं। डिजास्टर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो अपराध किया है हिमाचल प्रदेश के लोगों के अगेंस्ट।
तो जयराम ठाकुर जो है वो, मैं कह रहा हूं कि उनकी राजनीति इन चुनावों के बाद आप देखेंगे, मुझे लगता है कि वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। आप कह रहे हैं कि 30% इकोनॉमी बड़ी है हिमाचल प्रदेश जी, लेकिन जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि जितना कर्जा उन्होंने 5 सालों में लिया है सुप्रीम सरकार ने 15 महीने में ले लिया है। देखिए ऐसा है, कर्जा लेने का जहाँ तक सवाल है कि ये पहली बात तो है कि जो उन्होंने कहा वो तथ्य नहीं है कि जितना कर्जा उन्होंने 5 वर्षों में लिया। वाइट पेपर लेके आई है हमारी गवर्नमेंट और उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल था, उस शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी का जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था उसको लेके वाइट पेपर आया, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। जयराम ठाकुर का आरोप सर्वथा गलत है और जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक तौर पर ऐसी दुर्दशा कर दी कि उस दुर्दशा के चलते जब सुक्खू जी ने कार्यभार संभाला, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए खजाने में पैसे नहीं थे, कोई चारा ही नहीं छोड़ा कि कर्ज से बच सके। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री इस दिशा में काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो, प्रदेश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ताकि कर्ज लेने की जो प्रथा है इससे बचा जा सके। फ्रेंड जी, आपने गलत प्रचार की बात कही, भाजपा कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जो शिकायत है पुलिस को दी है छोटा शिमला थाना में, उसके बारे में बताइए। प्रियंका गांधी की बेटी को लेकर एक ट्वीट किया गया है उनकी संपत्ति को लेकर। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो जब राजनीति करते हैं और खासकर जब चुनाव की राजनीति में ये लोग जाते हैं तो इनका प्रचार का, बातचीत का कोई स्तर ही नहीं रहता। ये इतने निम्न स्तर तक चले जाते हैं, मैं समझता हूँ कि जो स्तर जो है वो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो जो भी ये मसले हैं मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। प्रियंका गांधी देश की बहुत बड़ी नेत्री हैं, धरोहर हैं, ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार का इस देश के लिए कुर्बानियों का इतिहास है और उस परिवार और उसके परिवार के आगे बच्चों के प्रति अगर कोई इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है और इनसे कोई लाभ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या भारतीय जनता पार्टी को होने वाला नहीं है। ये चीज़ उनको समझनी पड़ेगी, इनसे नुकसान ही होगा क्योंकि हिंदुस्तान के लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति और मान सम्मान की जो राजनीति है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया है शिकायत में, ये बताइए। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कौशल जी, लगातार ये कहा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है वो कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो उन्होंने कल के पत्रकार वार्ता में भी ये कहा है कि कांग्रेस को भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिला और आम आदमी पार्टी को भी मिला। और महागठबंधन पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि जो लीकर पॉलिसी में खुद न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं और अंतरिम जमानत में बाहर है, उनका समर्थन कांग्रेस ले रही है। किस तरह देखते हैं? देखिए, देश में जो इस वक्त ये जेल में डालने का, ईडी के द्वारा केसेस बनाने का जो सिलसिला है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है इसको सब जानते हैं। आज देश के अंदर जो राजनीति हो रही है वो राजनीति ये है कि जितने भी दमदार नेता विपक्ष के हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है उनके खिलाफ जो लोग हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को अटैक करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को एक्सपोज करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो डराने की कोशिश होती है, जो डर गया वो भाजपा में चला गया, जो नहीं डरा उसको जेल में डाल देते हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर किसी के ऊपर मानिए कोई केस बनता है तो वो निश्चित तौर पर जमानत लेना जो है कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जमानत लेने से कोई अपराधी तो नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी की ईडी, ये कोई वैसे सरकारी संस्थाएं तो रही नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचारी होने का ठप्पा लगा देती हैं तो उससे कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो गया। बहुत से भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर इन संस्थाओं ने ठप्पा लगाया, भ्रष्टाचारी हैं, वो आज भाजपा में चले गए हैं। वास्तविकता ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात की, चुनावी चंदा लेना कोई बुरी बात नहीं है, सभी पार्टियां लेती हैं। हमने कब कहा कि कांग्रेस पार्टी को चुनावी चंदे की आवश्यकता नहीं है या कांग्रेस पार्टी को चुनावी चंदा नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, लोग देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दूसरे दलों के चुनावी चंदे में अंतर क्या है? भाजपा को जो चुनावी चंदा दिया, ऐसी संस्थाओं ने दिया, ऐसे घरानों ने दिया, ऐसी संस्थाओं ने दिया जिनके ऊपर पहले ईडी ने कार्रवाई की, इनकम टैक्स ने कार्रवाई की, सीबीआई ने कार्रवाई की, तो टारगेट किया उनको और उसके बाद जो उनके खिलाफ कोई बनते थे चीज़ें, उनको चुपके चुपके धीरे धीरे निकालते चले गए, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा ले लिया। जिस कंपनी की प्रॉफिट
पर एनम 100-150 करोड़ है, वो 500 करोड़ रुपये चंदा कैसे दे सकती है? तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया, बेसिकली ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून बनाया, इस कानून के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को लीगलाइज करने का काम किया है। चंदा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप चंदा वो जो वॉलंटरली दें आपको, आप किसी के गले में अंगूठा डाल के, किसी को ईडी उसके पीछे लगा के फिर आप उनसे चंदा ले रहे हो, ऐसी ऐसी कंपनी से आप चंदा ले रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो वो मुद्दा तो वो है। 2007 सवाल है, भाजपा दावा करती है पिछली बार 4 लाख से जीते, जब हम 5 लाख से जीतेंगे, और जरा तक ध्यान आया है कि जो पिछले कल भीड़ इकट्ठी हुई है छोटी घाटी में, अब उससे सरकार के टायर भी पंचर हो गए हैं, क्या कहेंगे? पिछले कल की भीड़ का तो मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, उसमें कंगना जी को देखने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटी हैं, और दूसरा उनके बारे में ये चीज़ बहुत इस्टेब्लिश हो गई है कि जब कंगना जी कोई जनसभाएं कर रही हैं तो ऐसी बातें करती हैं जिसमें बड़ा आनंदित होते हैं लोग। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी एक चीज़ कही थी कि जो कपिल शर्मा शो है, अब लोगों ने वो देखना बंद कर दिया मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। वो अब सीधे जो है वो कंगना रनौत की जनसभाओं में जाते हैं, उसी में उनका मनोरंजन हो जाता है। तो जो कल भीड़ थोड़ी बहुत आई थी वो कंगना रनौत जी को देखने, और जो कहती हैं वो, अब उन्होंने 25 मिनट का या आधे घंटे का भाषण दिया और उसमें कहा क्या, मोदी 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 के अलावा तो कुछ नहीं कहा। और जब उनसे पूछते हैं कि आपका विजन क्या है, आप करेंगे क्या, तो कहती मोदी के पीछे पीछे चलेंगे, पीछे पीछे चलेंगे पल्लू पकड़ के। तो वो उनके वो जो चुटकुल्ले, उनके जो वो हास्यास्पद बातें हैं, उनको सुनने के लिए आई थी, और जैसे ही कंगना रनौत जी का भाषण खत्म हुआ लोग चले गए। तो वो भीड़ जो थी वो एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए आए हुए लोग थे। जनता में कल कुल्लू था, मंडी में भी जाके आया हूँ, बड़ा क्लियर है कि कंगना रनौत पूरी तरह से, बुरी तरह से जो है इस लोकसभा चुनाव में पराजित होने जा रहे हैं। थैंक यू। आपका बहुत